नमस्कार। आज की इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं टैक्स सिस्टम के एक ऐसे काले सच की जो शायद आपको अंदर तक हैरान कर दे। हम बात कर रहे हैं जीएसटी अधिकारियों की जबरन वसूली और उन पर हुए एंटी करप्शन स्टिंग ऑपरेशंस की। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस पूरे जाल को समझते हैं। देखिए, शुरुआत ही मैं एक खौफनाक सच से करता हूं। जरा इस धमकी को सुनिए। 98 लाख रुपए की टैक्स डिमांड का सामना करो या फिर 20 लाख रुपए देकर मामला यहीं रफा दफा करो। मतलब सच में ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि मुंबई के एक हालिया केस की बिल्कुल असली धमकी है। ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर चल क्या रहा है। एनाटमी ऑफ जीएसटी एक्सटॉर्शन। चलिए समझते हैं कि वसूली का ये पूरा खेल आखिर शुरू कैसे होता है। सीबीआई के हालिया मामलों में हमने एक बहुत ही कॉमन पैटर्न देखा है। ये भ्रष्ट अधिकारी करते क्या हैं? वो मनगढ़ंत टैक्स डिमांड भेजते हैं, जाली इनवॉइस का डर दिखाते हैं, या फिर आपके सही दस्तावेजों को ही फर्जी बता देते हैं। और अगर इससे भी काम न चले तो सीधे ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की जांच में फंसाने की धमकी दे डालते हैं। इनका इकलौता मकसद होता है बिजनेसमैन पर ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना कि वो टूट जाए। अब जरा इन दो मामलों को कंपेयर करके देखिए। एक तरफ झांसी का केस है, जहां असल में 1.5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप था, और दूसरी तरफ है फरीदाबाद का मामला, जहां 1.78 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया गया, जो पूरी तरह से फर्जी था, मतलब बेसलेस। दोनों ही केसेस में अथॉरिटी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने और वसूली का दबाव बनाने के लिए किया गया। नेगोशिएटिंग द ब्राइब। अब आता है इस खेल का दूसरा और शायद सबसे हैरान करने वाला पहलू, रिश्वत की सौदेबाजी। जब दबाव बन जाता है ना, तो ये रिश्वत किसी कॉर्पोरेट डील की तरह टेबल पर नेगोशिएट होती है। यकीन मानिए, शुरुआती डिमांड और फाइनल अमाउंट का ये अंतर देखकर आप चौंक जाएंगे। फरीदाबाद में जो मांग 50 लाख से शुरू हुई, वो 10 लाख पर आकर सेटल हो गई। मुंबई में 20 लाख की डिमांड को 17 लाख में फाइनल किया गया। और मुंबई के ही एक पूर्व जीएसटी अधिकारी का केस तो नेक्स्ट लेवल था। शुरुआत हुई 12 करोड़ से और डील पक्की हुई 10 करोड़ रुपए पर। इससे एक बात तो साफ है कि ये भारी भरकम शुरुआती डिमांड सिर्फ डराने और मोलभाव करने के लिए होती है। अब आप सोचेंगे कि क्या ये अधिकारी खुद पैसे लेते हैं? जी नहीं, वो खुद को बचाने के लिए बिचौलियों का इस्तेमाल करते हैं। झांसी के केस में एक टैक्स एडवोकेट, फरीदाबाद में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर और नासिक में कुछ आम लोगों को मोहरा बनाया गया। पर्दे के पीछे से सौदेबाजी और कैश कलेक्ट करने का सारा काम इन्हीं के जिम्मे होता है। कंप्लाई और कॉन्टैक्ट द सीबीआई। यहीं पर आकर किसी भी बिजनेसमैन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना होता है। देखिए, यहाँ दो रास्ते हैं और दोनों के नतीजे बिल्कुल अलग हैं। पाथ ए, आप सिस्टम के आगे झुक जाएं। झांसी के एक व्यापारी ने यही किया। उसने नेगोशिएट किया और पैसे दिए। नतीजा, अधिकारी तो फंसे ही, साथ में वो व्यापारी भी रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार हो गया। और फिर आता है पाथ बी, जहां फरीदाबाद और मुंबई के कुछ व्यापारियों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने पैसे देने के बजाय सीबीआई और एसीबी जैसी एजेंसियों की मदद ली। इससे हुआ ये कि अधिकारी रंगे हाथों पकड़े गए और व्यापारी पूरी तरह सुरक्षित रहे। तो चॉइस बहुत साफ है। इनसाइड द स्टिंग ऑपरेशन। चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एजेंसियां अपना जाल कैसे बिछाती हैं। इन भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के लिए एजेंसियां एक स्टैंडर्ड प्लेबुक फॉलो करती हैं। सबसे पहले एक पक्की गुप्त सूचना या आधिकारिक शिकायत मिलती है। दूसरा स्टेप होता है सबसे क्रूशल, रिश्वत की पहली किस्त के लेनदेन का पूरा जाल बिछाना। और तीसरा, ठीक उसी वक्त मौके पर पहुंचकर भ्रष्ट अधिकारियों या उनके बिचौलियों को रंगे हाथों धर दबोचना। और ये जो ट्रैप है ना, ये लगभग हमेशा पहली कैश इंस्टॉलमेंट देते वक्त ही सेट किया जाता है। मुंबई के मामले में जब 5 लाख रुपए कैश दिए जा रहे थे, तब रेड हुई। झांसी में 70 लाख रुपए की किस्त पर, और मुंबई के उस पूर्व जीएसटी अधिकारी वाले केस में तो पहली किस्ती 1.25 करोड़ रुपए नकद थी। बस इसी पल एजेंसियों का शिकंजा कस जाता है। अनकवरिंग डिस्प्रपोर्शनेट वेल्थ। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद जो खुलासे होते हैं वो और भी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाले होते हैं। जयपुर के एक सीजीएसटी अधिकारी के केस को ही ले लीजिए। छापे में क्या मिला? 2.54 करोड़ रुपए की संपत्ति। और पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है? ये उनकी ज्ञात आय यानी लीगल इनकम से 100% ज्यादा थी। ये अकेला नंबर दिखा देता है कि इस करप्शन का स्केल आखिर कितना बड़ा है। और ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। अलग अलग शहरों में जब छापे पड़े तो रिकवरी देखकर एजेंसियों के भी होश उड़ गए।
अधिकारियों के घरों से पोर्श और जीप कंपस जैसी लग्जरी गाड़ियां, लाखों रुपए के गहने और बेहिसाब कैश मिला। मतलब जो पैसा लूटा गया उससे किस कदर की विलासिता खरीदी जा रही थी वो साफ दिखाई देता है। जाहिर सी बात है, इतना पैसा तो छुपाना पड़ेगा ना। इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग के काफी शातिर तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे परिवार के सदस्यों के नाम पर एलएलपी यानी कंपनियां खोलना, बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के कागज खरीदना, या फिर सीधा सीधा बैंक लॉकर्स में अपनी काली कमाई को छुपा देना। द आफ्टरमैथ एंड एसेट्स। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर कि इस सब के बाद कानूनी नतीजे क्या निकलते हैं। सच कहूं तो रिजल्ट्स काफी मिले जुले हैं। अगर हम न्याय की जीत की बात करें तो मुंबई के उसी पूर्व जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर का केस देखिए। 10 करोड़ रुपए की रिश्वत की सौदेबाजी करने पर उसे 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। ये साबित करता है कि अगर जांच एजेंसियां अपना काम ठीक से करें तो ये भ्रष्ट अधिकारी कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकते। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। फरीदाबाद के मामले में देखिए क्या हुआ। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने गिरफ्तार किए गए सीजीएसटी अधिकारियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि एजेंसी गिरफ्तारी के लिखित कारण यानी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पेश करने में फेल रही। सोचिए, एक छोटी सी प्रक्रियात्मक चूक, एक लीगल लूपहोल और आरोपी साफ बच निकले। तो अब इन सब बातों को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब रिश्वत की सौदेबाजी किसी कॉरपोरेट बिजनेस डील की तरह हो रही हो और कानूनी खामियों का फायदा उठाकर अधिकारी आसानी से छूट जाते हों, तो क्या सच में सिर्फ स्टिंग ऑपरेशन से इस गहरे और सिस्टमिक करप्शन को उखाड़ फेंका जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।